हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हम आज पढ़ रहे हैं अल्टरनेटर के बारे में। तो अल्टरनेटर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एक तो इस बैच में वो कोई बच्चे हैं क्या जो बाद में जाके एलपी के बैच में बैठते हैं? 3 नंबर हॉल में बाद में किसी की क्लास होती है क्या? आपकी होती है? सारी क्लास होती है कि कोई एक दो होती है? एलपी में जी क्या था? नहीं, उधर तो क्लासेस सारी हो रही है। तुम्हारे लिए कौन सी होती है? तुम वहां मैथ की क्लास लेने जाते हो? मैथ की क्लास 3 नंबर हॉल में क्या काम जाता है? जी के अपने एलपी में आ रहा है? प्री में भी नहीं आ रहा? किसके लिए पढ़ रहा है? बैठो 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 भाई, जल्दी। पहले भी तो एलपी के सीबीटी 2 में जीके नहीं आ रहा था। तू 1 की कर रहा है, 2 की कर रहा है? 2 1 में भी करंट अफेयर ही था। चलो खैर, कोई बात नहीं, जो भी है। जो भी जाते हैं केवल मैथ की क्लास लेने जाते हैं कि और कोई क्लास लेने जाते हैं? रीजनिंग, मैथ, साइंस तीनों लेते हैं ना? ओके। जीके नहीं लेते हैं? इतना ही मामला है? ये मामला मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी क्लास का टाइम टेबल वैसे बनेगा कल से। आज तो 1 घंटा मैं अल्टरनेट पढ़ाऊंगा और 1 घंटा वो कंप्यूटर वाले सर आके कंप्यूटर पढ़ाएंगे। तो मैं तो 2 घंटा मेरी टेक्निकल पढ़ाऊंगा ना। फिर 1 घंटे कंप्यूटर वाला कंप्यूटर भी तो पढ़ाएंगे। तो हम 9 से 10 से उधर लगा देते हैं जीके, जिधर भी चल रही है वो लगा देते हैं। वो जीके चल रही है ना? हाँ तो ठीक है ना, फिर अपन इधर टेक्निकल पढ़ लेते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है जिसको भाई जीके लेनी ही लेनी है, ऐसा कौन है? एक बार हाथ तो खड़ा करो कोई। ऐसा कोई नहीं है ना भाई। पूछ लिया। अब हाँ भाई, पूछा हुआ जरूरी है ना भाई। दूसरी बात है कि कल से आपकी क्लासें 6 से 10 होगी। और 6 बजे उन बच्चों की क्लास होगी जिनका मॉड्यूल 1 नहीं पढ़ा हुआ है, जिनका मॉड्यूल 1 छूटा हुआ है। 6 से 7 में पढ़ाऊंगा मॉड्यूल 1। 7 से 9 में पढ़ाऊंगा ये वाला पोर्शन। और 9 से 10 पढ़ाएंगे शुभम सर। अब इस टाइम टेबल में किसी को आपत्ति है? नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए, होगी तो कर भी क्या सकते हैं। इसके लिए हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है ना भाई। हमने मैक्सिमम की जो जगह फिल करनी हो इतनी फिल होगी। ठीक है। तो कल कितने बजे आना है? 6 बजे आना है। कल तो है, कल 6 बजे आना है। कल तो मैं 6 से 7 तो पढ़ाऊंगा वो, क्या नाम उसका, मॉड्यूल 1। 7 से 8 ही पढ़ाऊंगा अल्टरनेटर। कारण है क्योंकि 8 बजे बाद सेमिनार है नया बैच का। तो मैं उधर चला जाऊंगा, तो 8 से 9 बजे तक वो पढ़ा देंगे। कौन? शुभम सर, कंप्यूटर। हाँ, मैं क्या पता 9 से 10 में वापस आ जाऊं। तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारे से चिंता मुझे है ना, मैं कर लूंगा। बैठो बैठो, जल्दी बैठो भाई। ठीक है। ओके। कंप्यूटर क्लास कितने दिन चलेगी? तकरीबन 10 15 दिन चलेगी। और कितना दिन चलेगी वो सर के ऊपर डिपेंड है। इतनी होती है ना भाई, 10 15 दिन की होती है, 10 से 15 दिन के बीच की होती है। 12 दिन चले, 13 दिन चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले। हाँ। नए वाले बैच में कौन सा चैप्टर चल रहा है? आ रहा है तुझे वो तो? हाँ, कोई बात नहीं, 10 दिन मैनेज कर सकते हो, चैप्टर तो आ ही रहा है वो। हाँ, फिर क्या दिक्कत, मैनेज कर लेना। भाई नहीं आए तो अलग मामला, आ तो रही है। नहीं आ रहा तो पूछ लेना डाउट। वैसे डाउट करा देंगे ना। संजय सर करा देंगे, मैं करा दूंगा, महेश जी करा देंगे, कोई करा देंगे। मैथ के फर्स्ट चैप्टर में था ही क्या? गुणा भागित होते हैं, क्या होते हैं? ये गुणनखंड ज्ञात करो, और ये इकाई अंक ज्ञात करो, और ये
डिवाइड डिवाइड करने पर वो विभाजक वगैरह क्या होता है वो ज्ञात करो, ऐसे ही देता है। यही नहीं आता, गुणा भाग नहीं आता। बच्चों का भविष्य खतरे में है। बेसिक के सवाल आपको वॉल्यूम 1 की जो मैथ की किताब है ना उसमें से सवाल आते हैं 5-6 के सवाल परीक्षा में, उस पैटर्न पर सबसे ज्यादा आते हैं सवाल वैसे तो। वो हो सकता है नहीं हो क्लियर, लेकिन पूछ लेना जो भी हो। हाँ भाई, शुरू करें अल्टरनेटर को। ओके। अल्टरनेटर, सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बताइए अल्टरनेटर करता क्या है? हैं? ये यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा जो आएगी को एसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। अब एसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्यान रखना, डीसी में नहीं करता है। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ? अल्टरनेटर। इसका मतलब अल्टरनेटर ने विद्युत ऊर्जा क्या की? जनरेट की ना। इसलिए आप इसे क्या कहेंगे? एक तो ये नियत गति से चलता है कि वेरिएबल गति से चलता है? नियत गति से। ये नियत गति से संचालित होता है। अच्छा, अब दूसरा नियत गति से चलता है और अल्टरनेटर है। जो नियत गति से चलता है उसको सिंक्रोनस कहते हैं। सिंक्रोनस मोटर वो भी नियत गति से चलती है, लेकिन ये मोटर थोड़ी, ये क्या है? जनरेटर। तो इसका अन्य नाम क्या कहेंगे? सिंक्रोनस जनरेटर। अन्य नाम क्या हो जाएगा? एक भाई जो मैंने पहले लिखा रखा उसमें करेक्शन कर लेना। ये कोई भी बेस में लिखा रखा हो, ये सिंगल एक्साइटेड मोटर नहीं है, डबल एक्साइटेड है। सिंक्रोनस मोटर भी डबल एक्साइटेड है, सिंक्रोनस जनरेटर भी डबल एक्साइटेड। तो ये लिखना, ये द्वि उत्तेजक जनरेटर है। सिंगल एक्साइटेड नहीं, क्या है? डबल एक्साइटेड। पुराने नोट्स में सिंगल एक्साइटेड लिखा हुआ होगा, काट देना, डबल एक्साइटेड लिख देना। ये है द्वि उत्तेजक मशीन है। हाँ, मशीन है। एक, अच्छा, हमारे पास डीसी जनरेटर क्या उत्पन्न करता है? एसी करता है कि डीसी करता है? डीसी जनरेटर भी उत्पन्न तो एसी करता है, लेकिन बाद में कम्यूटेटर द्वारा डीसी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। एसी एवं डीसी जनरेटर दोनों उत्पन्न क्या करते हैं? एसी। एसी एंड डीसी जनरेटर द्वारा, एसी एंड डीसी जनरेटर दोनों द्वारा उत्पन्न क्या होती है भाई? एसी। कर लो नोट।
डबल एक्साइटेड कैसे? अभी देखेंगे, इसमें दो वाइंडिंग है, दोनों के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसलिए डबल एक्साइटेड है। और ये मैंने इतना ध्यान से लिखूंगा, जब मेरी पहले लिखी हुई लाइन में कटवा के लिखवा रहा हूं तो फिर मैं ध्यान से लिखूंगा ना, ऐसा क्यों चिंता करो। मैंने कहा सिंगल एक्साइटेड मैंने लिखा रखा, लेकिन ये डबल एक्साइटेड होती है। सिंक्रोनस जनरेटर कह दो, और क्या इसको कह सकते हैं? एसी जनरेटर भी कह सकते हैं ना भाई, अल्टरनेटरी होता है एसी जनरेटर भी तो। हो गया? हो गया। ये यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये नियत गति से संचालित होती है। अन्य नाम इसका सिंक्रोनस जनरेटर या एसी जनरेटर है। ये द्वि उत्तेजक मशीन है। ठीक है, अब देखो, ये अल्टरनेटर के ऊपर लगा निकलेगा टर्मिनल बॉक्स। क्या निकलेगा भाई? टर्मिनल बॉक्स में से क्या निकलता है, आप मुझे बताइए भाई। तो आप कहेंगे टर्मिनल बॉक्स में से टर्मिनल निकलते हैं। टर्मिनल बॉक्स में से कितने टर्मिनल होते हैं? तो आप कहेंगे 6 टर्मिनल होते हैं। 6 टर्मिनल क्यों होते हैं? क्योंकि हो सकता है कि आपको आउटपुट स्टार में लेना हो या डेल्टा में। तो स्टार में लेना है तो कितने टर्मिनल चाहिए? 3। 3 टर्मिनल किसके लिए चाहिए? स्टार के लिए। और 3 तो आपको चाहिए स्टार के लिए, और 3 किसके लिए चाहिए? डेल्टा के लिए। इसलिए टर्मिनल बॉक्स से कितने टर्मिनल निकलेंगे? 6। ओके, अब हमारे पास जो टर्मिनल बॉक्स तो है, ठीक है। अब ये हमारे पास होती है शाफ्ट। ये हमारे पास क्या होती है? शाफ्ट। एक एक चीज को ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि हम इसकी वर्किंग ही समझ रहे हैं एक तरीके से, थोड़ा हल्का हल्का। ये हमारे पास शाफ्ट है। देखो कि डीसी मशीनें होती है ना, उसमें जो पोल होते हैं वो बॉडी पर लगे होते हैं। कहां पर होते हैं? बॉडी पे। लेकिन यहां पर पोल किसके ऊपर होते हैं? शाफ्ट पर। शाफ्ट है, जो पोल हो गए वही रोटर होगा। और ये बाहर वाला भाग क्या है? स्थिर। स्थिर है तो इसे हम क्या कहते हैं? स्टेटर। स्थिर है तो हम क्या कहते हैं? इसे स्टेटर। ठीक है। ये हमारे पास
बाहरी बॉडी क्या कहलाती है भाई? बोलो, बाहरी बॉडी को हम क्या कहते हैं? योक। योक कह दो, योक कह दो, यहां क्या कह दो? फ्रेम। बाहरी बॉडी को क्या कह दो? योक। योग नहीं कह के क्या कह दो? फ्रेम। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास बाहरी बॉडी होती है जिसे योक या फ्रेम कहते हैं। और ये हमारे पास क्या होगा भाई? स्टेटर। स्टेटर किसे कहते हैं? जो स्थिर भाग होता है। और बाहर वाला भाग स्थिर है कि घूम रहा है? स्थिर। और स्थिर भाग को हमेशा क्या कहते हैं? स्टेटर। अब बाहरी बॉडी है, योक या फ्रेम है, ये किससे बनी होती है? तो आप कहेंगे छोटी मशीन होगी तो कास्ट आयरन की होगी। छोटी मशीन में किसकी होगी? कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन की होगी। और यदि मशीन बड़ी है तो बताइए भाई, बड़ी मशीन में किसकी बनी होगी? कास्ट स्टील की। बड़ी मशीन में कास्ट स्टील की क्यों बनाएंगे? है भाई? देखो, दो कारण है कि इसकी मजबूती जो है वो क्या होती है? ज्यादा। तो इसलिए हमारे पास कास्ट आयरन की तुलना में कास्ट स्टील कम ही लगाना पड़ेगा उतना मजबूती के लिए तो। और दूसरी है कि कास्ट स्टील में स्टील का गुण आ गया तो चुंबकशीलता क्या हो गई? ज्यादा। चुंबकशीलता क्या है? उच्च। और जितनी बड़ी मशीनें हैं उसकी दक्षता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो चुंबकशीलता भी उच्च, मजबूती भी ज्यादा। इसलिए बाहरी बॉडी यानी योक या फ्रेम छोटी मशीनों में तो कास्ट आयरन की, और बड़ी मशीनों में किसके बने होते हैं? कास्ट स्टील के। ठीक बात है। अब देखो कि हमारे पास जो ये स्टेटर है, स्टेटर के पास में एक कोर होती है। स्टेटर के पास में एक कोर होती है। इसे हम कहते हैं स्टेटर कोर। इसे हम क्या कहते हैं? स्टेटर कोर। ठीक है। और स्टेटर कोर के ऊपर जो हमारे पास वाइंडिंग होती है वो हमारे पास स्टेटर वाइंडिंग ही कहलाएगी। ये इधर ही निकलते हैं, टर्मिनल तो ठीक है। अब देखो, यहां पर सबसे पहले एक स्टेटर कोर है। स्टेटर कोर के बारे में क्या बोलोगे? किसकी बनी हुई है? सिलिकॉन स्टील की। कभी भी कहीं भी स्टेटर कोर होगी तो किसकी बनी होगी? सिलिकॉन स्टील की। ठीक है। और स्टेटर कोर पर हम कौन सी वाइंडिंग स्थापित करते हैं? इस पर हम स्टेटर वाइंडिंग स्थापित करते हैं। जो स्टेटर वाइंडिंग मतलब जो स्थिर रहेगी, जो घूमेगी नहीं, इस पर स्टेटर वाइंडिंग स्थापित करते हैं। फील्ड वाइंडिंग बोल सकते हैं क्या? फील्ड वाइंडिंग तो फील्ड वाइंडिंग का कार्य होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। ठीक है। लेकिन ये हमारे पास स्टेटर वाइंडिंग है, यहां पर ईएमएफ उत्पन्न करने का काम करेगी। और हमें जनरेटर से आउटपुट क्या लेना है? ईएमएफ। तो हमारे पास यही फील्ड उत्पन्न करेगा, यही ईएमएफ करेगा, दोनों तो करेगा नहीं। तो ये क्या करेगा? ईएमएफ करेगा, फील्ड करेगा? ईएमएफ। बस। तो बताइए, ये हमें क्या उत्पन्न करके देगा? तो आप कहेंगे ईएमएफ उत्पन्न होता है। इससे क्या उत्पन्न होता है भाई? ईएमएफ। ठीक है। तो ईएमएफ कहां से उत्पन्न होगी? स्टेटर वाइंडिंग से। और ये स्टेटर वाइंडिंग हमारे पास 3 फेज की है, तो हमारे पास 3 फेज सप्लाई वहां मिल जाएगी। ओके। अब हमारे पास है ये लगे हुए क्या बीच में? शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर
सॉफ्ट है। अब इस सॉफ्ट के ऊपर यहां से हम क्या सप्लाई प्रदान करते हैं भाई? डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई हम किसके रूप में प्रदान करते हैं? उत्तेजक के रूप में। यानी कि ये हमारे पास हो गया एक्साइटर। करो नोट। समझ में आ गया ना? तो बनाया है। एक 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 मैंने समझा समझा के नाम लिखे, बिना समझाए तो कोई लिखा भी नहीं है। सेमिनार में आ सकते हैं भाई, आओ। इससे आप क्या कह देंगे? पोल। पोल किस पर स्थापित होता है? फील्ड वाइंडिंग पर स्थापित। फील्ड वाइंडिंग पोल पर स्थापित है। हैं? इस स्टेटर की कोर तो अलग ही होती है, क्योंकि वाइंडिंग तो कोर के ऊपर होती है ना। वाइंडिंग तो कुछ तो नीचे होगा जिसके ऊपर लपेटेंगे, उसे कहते हैं कोर। बाहर वाली बॉडी को हम क्या है, बाहर वाली बॉडी भी हमारे पास सिलिकॉन स्टील की बनाई जा सकती है, लेकिन हम कास्ट स्टील की बनाते हैं। महंगी पड़ते हैं सिलिकॉन स्टील में। बुक कब से आएगी रामबाण? बुक कब से आएगी रामबाण? बुक आ रही है। बुक में एक हो गए लोचा, बुक के पेज बढ़ गए। अभी आज हमारा टास्क हमें ये मिला है कि उसके पेज वापस कम किए जाए। उसमें क्या है कि पेज बढ़ गए हैं, 100 सवा 100 के आसपास पेज बढ़ रहे हैं। तो बस ये टास्क मिला हुआ है कि कौन सा रिपीट वाला सवाल है वो ढूंढ ढूंढ के हटाया जाए ताकि पेज कम हो। अनुमानित क्या है? अनुमानित है तो फिक्स है ना, काम तो हो ही जाएगा यार लगभग। अनुमानित नहीं है, 100% बता सकता हूं मैं आपको। 27 को, यही 27 बताऊंगा ना।
काम लगभग हो ही रखा है, ऐसा नहीं कि काम वाम वाला माम। रिजल्ट, रिजल्ट तो कहते तो हैं लोग कि 20 तक ही आ जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा के मामला अटका हुआ, पता नहीं क्यों है, ग्रुप डी का नहीं आ रहा है एक तो है। ग्रुप डी क्यों, केस लगेगा? एडवर्टाइज वालों ने क्या लगा रखा केस? हाँ, नहीं नहीं, 20% कोटा था ना अभी भी उनका। अच्छा अच्छा, तो पुराना वालों को दिक्कत हो रहा। पता नहीं भाई। इसमें वो लगाया हुआ है सेलियंट और सिलेंड्रिकल पोल का डिफरेंस वाला फोटो। हाँ, लगा दिया ना। बाईस की डेट है, कोर्ट में क्या फैसला आता है? ग्रुप डी क्या ने, एलपी का अपनी कोई डेट है नहीं, उतारना है, रिजल्ट आना है। कल पता नहीं किसने एक वीडियो बनाया था, तो वीडियो में सब कुछ कहानी वाणी, थंबनेल यही था भाई रिजल्ट कब आएगा, ऐसा कुछ था, लेकिन अंदर कहानी बोल रहा था कि इसकी आंसर की 20 तारीख तक आने की उम्मीद है। फिर बच्चे नीचे कह रहे हैं अरे आंसर की तो कब की आ गई, रिजल्ट चाहिए है। अभी क्या है कि जैसे यूट्यूब पे जाओगे, हॉट टॉपिक क्या है, हॉट टॉपिक यही है एलपी रिजल्ट। भाई जाके कोई भी क्या सर्च करेगा, एलपी रिजल्ट, तो हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक में वीडियो क्या है, आराम से बना दी जाती है खट के, तो हो जाता है मामला है। ये है मामला। अपना मामला ये है कि मैं बता दूं कि 27 को बुक आएगी और उसके बाद में हम बुक का सॉल्यूशन शुरू करा देंगे यूट्यूब पर। वो जो मैंने पहले भी करा था यार, तो अभी वापस बुक का सॉल्यूशन शुरू होगा यूट्यूब पर। तब हमारी क्लास है जो रेगुलर स्टार्ट होगी, बुक के सॉल्यूशन से ही स्टार्ट होगी। एलपी के सीबीटी 2 के यदि किसी को पेपर करने हैं तो हमने हेल्पर वालों को करवाए हैं पूरे के पूरे पेपर। आप यूट्यूब पर मेरे कराए हुए पड़े हैं, आप देख लेना। नोट पार्ट एक है, मैं कराऊं नहीं मरे तो मैं उसमें क्या करूं। अरे वो तो बहुत अच्छे सवाल थे, मैंने तो अब की बार पढ़े है तब नहीं कराया। मैंने कहा ये खुद ही कर लेना, उसमें कुछ था ही तो नहीं है। सीबीटी 2 के पार्ट ए में जैसे मैंने अब की बार विद्युत पढ़ाया, तो विद्युत के लगभग सवाल मैंने 2019 के कराए। मैंने कहा 2025 वाले खुद ही कर लेना, आसान आसान सवाल पढ़े हैं और सब कुछ आसान है। कार्य ऊर्जा शक्ति 19 के सवाल मैंने कराए हैं, 25 के सवाल मैंने कहा खुद ही कर लोगे, एक दो मैंने कराया होगा। हर चैप्टर मैंने यही तो किया है। 25 के सवाल मैंने कराए ही नहीं, कराता ही नहीं। इतने आसान सवाल उसमें क्या करूं, उससे ज्यादा मेरा कराया हुआ है पढ़ा, कुछ भी बाहर नहीं है। और जो मैंने 19 में 19 वाली भर्ती का चॉइस में पढ़ाया था, उसके बाद 25 में एग्जाम हुआ।
तो डिट्टो ही आया हुआ है। अब की बार भी मैंने पढ़ा तो मैंने 19 के अनुसार ही पढ़ाया है, मैंने वापस चॉइस के अनुसार नहीं पढ़ाया। चॉइस वाली भर्ती के अनुसार पढ़ाता है तो मेरे 4 दिन में वर्कशॉप कैलकुलेशन करा दूं मैं। इतना ही तो था उसमें, ऊपर ऊपर से तो था, कुछ था ही नहीं। जबकि 19 वाले में दो दो तीन तीन स्टेप के न्यूमेरिकल है, 25 वाले में सारे सिंगल स्टेप, जो न्यूमेरिकल यदि आया भी है गलती से सिंगल स्टेप, नहीं तो बताओ किसका मात्रा क्या है, इसका मात्रा क्या है, उसका मात्रा क्या है, इसकी विमा क्या है, वो क्या है, बस सदिश कौन सी रदिश कौन सी, कुछ है ही नहीं, लेवल ही नहीं था ना। एलपी सीबीटीटो में वर्कशॉप कैलकुलेशन का लेवल देखना है तो 2019 की भर्ती, और 2018 वाली भर्ती में 19 में पेपर हुआ, उसमें लेवल है। साइंस का और मैथ्स का अच्छा लेवल देखना है तो वो भर्ती ग्रुप डी 2022 है, उसकी आज तक वापस में मैथ नहीं करा पाया। और रीजनिंग में कथन कारण और कथन निष्कर्ष का लेवल देखना तो 2018 की भर्तियां हैं, वापस कोई लेवल ही मैच नहीं करा पाए उनका। अब अभी तो क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, छोटे 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 आ रहे हैं। उनको देखो उस टाइप में, वो मामला है। अल्टरनेटर के लिए मौलिक आवश्यकता क्या है भाई? पहला है, आपको क्या चाहिए, एक स्टेटर चाहिए ना भाई। स्टेटर हमारे पास कौन सा भाग होता है, स्थिर भाग। दूसरा हमारे पास क्या है, रोटर। घूर्णित भाग। एक हमारा स्टेटर हुआ, स्थिर भाग हुआ। दूसरा हमारे पास क्या है, रोटर। कौन सा भाग है भाई, घूर्णित। और क्या चाहिए, योग तो स्टेटर में स्थिर भाग में आ गया, रोटर घूर्णित भाग हो गया। एक हमें चाहिए डीसी सप्लाई। ये उत्तेजक के रूप है ना भाई। एक हमें चाहिए अल्टरनेटर के लिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा ना, तो यांत्रिक ऊर्जा। और एक चाहिएगा स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का दो काम होता है, या तो वो आउटपुट लेने के लिए काम लेगा, या डीसी सप्लाई प्रदान करने के लिए, दो में से एक काम होगा ना भाई। तो या तो डीसी आउटपुट लेने, या डीसी सप्लाई प्रदान। ये ये हमारे पास मौलिक आवश्यकता है, ये चीजें होनी चाहिए। जो पोल है वो रोटर का भाग हो गया, जो बॉडी है वो स्टेटर का भाग है, ये चाहिए, करो नोट है। हाँ रोटर में आती है, मतलब वो रोटर के अंदर मानी जाती है। अपन को ये चीजें चाहिए होती है ताकि किसी चीज को चलाने के लिए। एएलपी में इतने नंबर हो जाएगा क्या, जो होना है वो भी पता चल जाएगा भाई, अब आपको 2 4 5 दिन में कभी भी।
स्टेटर है तो स्थिर भाग है, और रोटर हमारे पास कौन सा भाग है? घूर्णित। डीसी सप्लाई किसके रूप में है? उत्तेजक के रूप में। यांत्रिक ऊर्जा और क्या है भाई? स्लीवरी। हो गया। अगला हमारे पास है क्या भाई? रोटर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? दो। रोटर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो कौन से होते हैं भाई? एक होता है सेलिएंट और एक होता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल को नॉन सेलिएंट बोलते हैं, और सेलिएंट को आप नॉन सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या आता है कि मोटा मोटा मामला है, जो इनकी स्पीड का, इसके अंदर जो पोल होती है उनकी संख्या का, उनका डिफरेंस होता है। तो जिसके कारण ही हमारे पास अलग अलग प्रकार से रोटर होता है। अब ये रोटर, इसमें तो पोल ऐसे बाहर निकले हुए दिख रहे हैं। अब इसके अंदर ऐसे बाहर उबार लिए हुए दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो ये इसका स्ट्रक्चर में, संरचना में ये परिवर्तन होता है, इसलिए इसकी गति तो हो जाती है तेज, लेकिन इसकी गति ज्यादा तेज नहीं होती। अब इन दोनों के बारे में देखते हैं, अंतर क्या क्या है। हमारे पास जो रोटर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सेलिएंट पोल, सिलेंड्रिकल पोल। सेलिएंट पोल को आप ऐसे भी कहेंगे कि इसको क्या कहते हैं हिंदी में नाम? क्या हिंदी में नाम क्या है इसका? उबरा उबरा क्या नाम है इसका ना? हाँ, समुन्नत। समुन्नत प्रकार के दो, या नॉन सिलेंड्रिकल। ये हमारे पास होता है बेलनाकार, या नॉन सेलिएंट। अभी रुकना भाई, आप देखना। ठीक है। अच्छा, अब देखो कि यहां पर हमारे पास समुन्नत प्रकार का होता है, इसमें पोल की संख्या कम होती है। पोल की संख्या कितनी होती है भाई? 2 से 4। एक मिनट में उल्टा कर रहा हूं क्या? हाँ हाँ, ठीक है। एक मिनट में। सेलिएंट पोल है, रुको फिर। अक्षीय लंबाई, इसके अक्षीय लंबाई कम एवं व्यास अधिक है। इसकी अक्षीय से इस प्रकार से लंबाई कम है, लेकिन व्यास क्या है? ज्यादा। जब हमारे पास व्यास ज्यादा है तो पोल है जो हमारे पास होते हैं अधिक।
पोल अधिक होते हैं तो पोल हमारे पास होते कितने हैं भाई? 6 से 40 पोल होते हैं, 6 से 40 पोल। और इसकी गति है, पोल ज्यादा होंगे तो गति कम होगी। गति क्योंकि हमारे पास सूत्र होता है एफ बराबर पी एन बटा 120 होता है ना, तो एन बराबर 120 गुणा एफ बटा पी। तो गति कम होके क्या होगी? 375 आरपीएम से 1000 आरपीएम। अब इसकी गति कम होती है और ये नॉइज क्या करता है? शोर इसमें क्या होता है? अधिक। नॉइज अधिक होती है, इसको काम लेते हैं हाइड्रो पावर स्टेशन में। हाइड्रो पावर स्टेशन में, ये हाइड्रो प्लांट कह दो। लेकिन जो हमारे पास दूसरा पोल है वो कौन सा है भाई? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल पोल की अक्षीय लंबाई क्या होती है? अधिक। अक्षीय लंबाई क्या होती है? अधिक। एवं व्यास क्या होता है? कम। ठीक है, ओके। अक्षीय लंबाई अधिक में व्यास क्या होता है? कम। पोल हमारे पास क्या होता है? तो इसके कहेंगे पोल कम होता है। कम होता है तो होता कितना है? 2 से 4। जब पोल कम हो गए तो गति क्या होगी? अधिक। पोल कम होंगे तो गति क्या हो जाएगी? अधिक। और गति अधिक हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी भाई? 1000 आरपीएम से 3000 आरपीएम। 1000 आरपीएम से 3000 आरपीएम। और इसमें नॉइज है जो कम होती है। इसका जो उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है स्टीम टरबाइन में। स्टीम टरबाइन भाप वाले में, यानी टर्बो अल्टरनेटर में। इसमें समुन्नत प्रकार का मतलब यह भी है कि इसमें पोल क्या निकले हुए हैं? उभार लिए हुए हैं। पोल उभार लिए हुए हैं, यानी बाहर निकले हुए ना भाई, पोल उभार लिए हुए हैं। जबकि बेलनाकार में कोई भी पोल उभार लिए हुए नहीं होते। यानी ये हमारे पास होता है जो सेलिएंट होता है, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल है। दोनों में 3 फेज आउटपुट लिया जा रहा है, दोनों में योक है, दोनों में स्टेटर की कोर है सेम, दोनों में वाइंडिंग स्लोट भी सेम, और 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग भी वो तो सेम ही है। अब देखो कि यहां पर पोल, सेलिएंट पोल अलग प्रकार के, सिलेंड्रिकल पोल क्या है? अलग प्रकार के। तो फर्क केवल किसका है? रोटर का। फर्क केवल दोनों में किसका है? रोटर का। बाकी तो ऊपर वाला भाग पूरा सेम है कि नहीं है? फर्क किसका है? रोटर का। बाकी स्लिप रिंग है वो भी सेम लगेगी, ब्रुश भी है वो भी सेम लगेगा। लेकिन हमारे पास रोटर का फर्क है, रोटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसके कारण एक सेलिएंट कहलाता है, दूसरा सिलेंड्रिकल कहलाता है। तेज गति से चलने के लिए सिलेंड्रिकल, धीरे गति और ज्यादा जो दाब आए उसको सहन करने के लिए सेलिएंट है। ये सेलिएंट का नहीं, नहीं, ये पोल तो ये 4 ही इसमें बनाए हुए हैं। वो नहीं, करो नोट भाई इसको। बीएसपीएसएल का एग्जाम 2025 में हुआ है। इलेक्ट्रीशियन का PYQ करवा दीजिए सर, बहुत भारी मुश्किल मामला है। क्योंकि बीएसपीएसएल 2025 में टोटल 37 पेपर हुए थे। सवाल है 1850। हर पेपर में 50 सवाल है। और सही बताऊं तो हमारी किताब की जो ज्यादा विड्थ बढ़ रही ना, उसमें बीएसपीएसएल का योगदान बहुत ज्यादा है। क्योंकि उन्होंने नए सवाल काफी दिए, बीएसपीएसएल वालों ने नए सवाल बनाए हैं ढंग से। दूसरा, किताब की विड्थ बढ़ने के कारण है कि एलपी और मध्य प्रदेश वाले एग्जाम ने अब की बार मॉड्यूल सेकंड अच्छा पूछा है, सेकंड मॉड्यूल पे जोर देने लगे। हैं? हाँ,
टेक्निकल अब की बार? अच्छा। हाँ, पिछली बार पूछ ले, तब नहीं पूछेंगे। तो ये नोट कर लेना भाई, ठीक है। कल का टाइम बता दिया, कितने बजे? 6। वे फिर 7 आ गए तेरे। कितने बजे सुबह? 6 बजे। बैच का टाइम मॉड्यूल 1, जिनके 1 हो चुका है वो आना 7 बजे। आपका मॉड्यूल 1 हो गया, तो आप मेरे मॉड्यूल 1 का, मैंने रामायण किताब वो चेक कर देना, आपको आता था ही। कौन कौन है जिसका मतलब मॉड्यूल 1 आ रहा है उसको मॉड्यूल 1 मेरे चेक करवाना है। प्रतिरोधी सी थोड़ी चेक कर दोगे ना भाई। आपको ये देखना कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है भाई, कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई इसका सॉल्यूशन छूट तो नहीं गया जिसका सॉल्यूशन लिखा हुआ नहीं है, कोई सवाल सेम ही सवाल कोई वापस रिपीट तो नहीं हो रहा है। बस ऐसे ही चेक करना है। बाकी ऐसा नहीं कि आंसर ये सही है कि नहीं है, वो लगभग हमने चेक कर रखा है, फिर भी आप नजर मार लेना, ठीक है। यहीं पे अपने पास वाला ऑफिस में। 6 बजे नहीं आना, आपको आना 7 ही बजे है। आप छुट्टी होने के बाद में आपको रुकना है। चेक करने के लिए 2-3 घंटे रुकना तो पड़ेगा ना, एक चैप्टर कैसे चेक करोगे? या फिर आप चैप्टर लेके जाओगे? लेकिन लेके जाके करोगे क्या, जब यहाँ पर मेरे से डाउट तो पूछोगे सर इसमें क्या क्या करना है, तुम जाके कुछ और करके लाओगे, मैं कहूंगा ये तो जरूरत ही नहीं थी। इसलिए ऑफिस घना ही पड़ा है, यही करना है, ठीक है ना। कल रुक जाना, सब एक एक चैप्टर चेक करोगे तो हो जाएगा, और क्या होगा।